नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है जी, मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के बारे में, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, ये तीसरा लेक्चर, उससे पहले जाना एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या है, फिर हमने अलग-अलग फिनोमेना देखे, फिर वेदर के एलिमेंट देखे और आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की इस क्लास में वेदर के जो फिनोमेना है उनको जानने वाले हैं। ठीक है, वो हमने फिनिश कर लिया है वेदर के एलिमेंट, अब किसको जानेंगे, हमने क्या-क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्या-क्या पढ़ लिया थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में हमने क्या देखा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जाने। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। ठीक, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा हमने, उसके बाद क्या देखा, ओहो सॉरी, उसके बाद डेफिनेशन देखी हमने, वेदर क्या होता है वो देखा, क्लाइमेट क्या होता है वो देखा, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखा, वेदर के एलिमेंट कौन-कौन से पढ़े, टेंपरेचर पढ़ा, ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ा, दूसरा ह्यूमिडिटी पढ़ा, ठीक है, तीसरा कौन सा पढ़ा, तीसरा हमने देखा विंड देख लिया, फिर उसके बाद चौथा कौन सा देखा, सनलाइट हमने देख लिया, ठीक, उसके बाद पांचवा कौन सा देखा, पांचवा हमने देखा प्रिसिपिटेशन, मान लो चलो प्रिसिपिटेशन की बात कर लें, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, ठीक, छठवां की बात करें, विंड हो गया, प्रिसिपिटेशन हो गया और क्या था आपका क्लाउड, और एक और क्या बचा, बताओ जल्दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक क्या बचा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने डिटेल में सब देख लिया था, फिर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन हमने देखा, क्या देखा, फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन हमने देखा था, प्रिसिपिटेशन के कौन-कौन से फॉर्म हो सकते हैं वो हमने डिटेल में सब देख लिया है, ठीक, चलो सर लेक्चर नंबर 14 का पीडीएफ अपलोड करवा देना। ये कितने नंबर का लेक्चर है मुझे याद नहीं है, एक बार बता देना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। आपकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती यार, बोल दूंगा मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना सब हमने पढ़ लिया था। अब किसकी बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं मानसून की। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, किसका, मानसून के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मानसून आने वाला है। जब मानसून आएगा तो अपने साथ पानी लेके आएगा। मानसून का सीधा सीधा रिलेशन विंड से होता है, किससे होता है, विंड से होता है। ठीक है, अब विंड के बारे में आप सब लोग जानते हो, विंड से होगा। ठीक, अब विंड के साथ एक और किससे रिलेशन होगा, एक और रिलेशन होगा यहाँ पर आपके प्रेशर से, किससे, प्रेशर से। मतलब मानसून का सीधा रिलेशन किससे है, विंड का, विंड से, और विंड का सीधा रिलेशन किससे होता है, प्रेशर से होता है। ठीक है, अब प्रेशर और टेम्परेचर में थोड़ा सा रिलेशन देखने को मिलेगा। प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होता है इनवर्स, कैसा होता है, इनवर्स होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। प्रेशर में और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, 27 मार्च बैच एग्रोनॉमी में भार्गव सर के लेक्चर के साथ संजय सर के लेक्चर हैं। ये कौन क्या कहना चाह रहा है यार, पढ़ाने दो। आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो यार। ठीक है, मैं जितना रट के आता हूँ सब भूल जाता हूँ, आप लोग यहाँ इतना डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, चलो तो टेम्परेचर अगर मान के चलो कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। समझ गए, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर वहां पे कम रहेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात याद रखो, क्या याद रखो, विंड के बारे में हमने क्या पढ़ा है, विंड के बारे में क्या पढ़ा है कि विंड हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करता है। ठीक है, लो प्रेशर की ओर उसका फ्लो रहता है, उसका ब्लो रहता है। ये तो हमने पढ़ी है कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। ये बात तो आपको पता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर, हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब विंड को थोड़ा सा समझ, मानसून को समझ लेते हैं। सबसे पहले मानसून जो है वो अरबी भाषा के मौसम वर्ड से आया है। मतलब मानसून, रबी, खरीफ, जायद कैसे हैं वो आपके, अब थोड़ा फोकस है ना, क्योंकि आज की क्लास में अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया ना तो आज ही टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। बस फोकस होना, मानसून पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मानसून पढ़ेंगे, फिर वेदर फोरकास्टिंग पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे और उसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ये टॉपिक आपका दिए 3 लेक्चर लगते हैं इसमें, 3 लेक्चर में टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। समझना मानसून के बारे में। बर्ड मानसून अरबी या अरबी भाषा के मौसम से आया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, मतलब हवाओं का सीजन के हिसाब से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी परिवर्तन को क्या बोलेंगे, उसी परिवर्तन को हम मौसम कह देते हैं। मतलब मानसून मतलब मौसम, मौसम किसके हिसाब से होता है, मतलब गर्मी में गर्म हवाएं चल रही हैं, सर्दियों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनकी दिशा चेंज होती है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हमारा मानसून कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, मानसून ऑफर्स टू द रिवर्स सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड ओवर द इंडियन ओशियन स्पेशल इन द अरेबियन सी। मतलब जो मौसम के हिसाब से हवाओं की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसी के साथ पानी आता है। ठीक है, अब समझना बात को, कैसे समझोगे, बात कैसे समझोगे, बात करें किसकी, पहले मानसून की टर्म को समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, ये तो आपको पता है, सरफेस ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड ओशियन एंड द अर्थ रोटेशन। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, यहाँ पहले अपना ये चित्र मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, फोटो की बात करें, थोड़ा सा फोकस करना, चैट सेक्शन में बिल्कुल फालतू की कमेंट मत करना क्योंकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, आप भी फोकस से टॉपिक से हट जाओगे। थोड़ा सा समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो गलत नहीं करोगे कभी। बात किसकी कर रहे हैं, बात करें हमारे ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब बात करें मई जून के महीने की, किसकी बात कर रहे हैं, मई जून के महीने की। अभी जून पहले खत्म हुई है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जब टेम्परेचर अर्थ का ज्यादा है, इंडिया की बात करें, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा है, प्रेशर कम है। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा है, प्रेशर कम है। ये आपको याद रखना, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कैसा हो गया, यहाँ पर कम हो गया। अब ये तो हो गई हमारी इंडिया की बात, अर्थ की बात हो गई। अब हम बात करें अरेबियन सी की, वाटर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, एज कंपेयर टू अर्थ, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। समझ गए, और हवाएं कैसे चलती हैं, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, ये तो आपको पता है ना, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। तो जब जो हवाएं हैं, जो विंड है, वो जब इस डायरेक्शन में चलेंगी, किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगी, तो अपने साथ वो पानी लेके भी आएंगी। क्या लेके आएंगी, अपने साथ पानी लेके आएंगी। बस वो जो पानी लेके आ रही है हवाएं, उन्हीं को मानसून कहते हैं। उसी हवाओं को, उन हवाओं के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, अलग अलग टाइप की हवाएं होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को मानसून कहते हैं। समझ में आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, और टेम्परेचर प्रेशर के साथ विंड की डायरेक्शन। ठीक, अगली बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक क्या बोल रहा है, मानसून विंड। मानसून क्या है, हवाएं हैं। ब्लो फ्रॉम दी कोल्ड टू वार्म रीजन। कोल्ड कौन सा, वो जो सी वाला रीजन है, अरेबियन सी, वो तो कोल्ड है। और वार्म कौन सा, वो इंडिया वाला तप रहा है, क्योंकि इंडिया का ज्यादा हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है, एक तरफ वेव बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी। अब जिन लोगों को भारत का नक्शा ही नहीं पता, इंडिया का मैप ही नहीं पता, हो सकता है वो थोड़ी सी दिक्कत हो समझने में टॉपिक में। ठीक है, तो कोल्ड से वार्म रीजन में क्या आ रही है, हवाएं आ रही हैं। क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर ज्यादा क्या करती है, स्पेस उसको जरूरत चाहिए होती है वार्म एयर के कंपैरिजन में, ये तो आप सब लोग जानते हो। फिर मानसून ब्लो फ्रॉम दी लैंड टू सी, विंटर में वो जो है हवाएं कैसी चलती हैं, सतह से, मतलब अर्थ सरफेस से सी सरफेस की ओर चलेंगी, और सी टू लैंड कब चलेंगी, समर में। हम कौन से महीने की बात कर रहे थे, हम मई जून के महीने की बात कर रहे थे। यहीं से मानसून हमको याद रखना है, जहां पर हवाएं कैसी चल रही हैं, समुद्र से लेकर लैंड की ओर चल रही हैं, मतलब समुद्र से सतह की ओर, इंडिया की ओर चल रही हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगले पॉइंट पे आना, मैं जो है ये टॉपिक इसलिए फोकस होकर बता रहा हूं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। मानसून मे बी कंसीडर एज द सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब, ब्रीज का मतलब हवा, ब्रीज का मतलब ही हवा होता है। कैसी हवा, जो सी से लेकर अर्थ की ओर चल रही है, मतलब समुद्र से इंडिया की ओर आ रही है, उसको सी ब्रीज कहते हैं। एक लैंड ब्रीज होता है जो लैंड से सी की ओर जा रही है।
तो लैंड से सी की ओर जाएंगी, वो कौन सी कहलाएंगी, वो आपकी आपके उसमें कहलाएंगी विंटर सीजन में, और समर में सी ब्रीज ज्यादा चलेगी, ठीक है। एयर ओवर द लैंड वार्म फास्टर एंड रिच एट हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेंपरेचर और लो प्रेशर, एंड एयर ओवर द सी दिस फोर्स टू द विंड ब्लो फ्रॉम द सी मींस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यही हमारा मानसून है। मैं आपको शुद्ध भाषा में जो समझाया था वो यही बताया था कि मई जून के महीने में क्या हुआ, टेंपरेचर बढ़ गया, जब टेंपरेचर बढ़ा तो क्या हो गया, हवाओं ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। जब हवाओं ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, क्यों, क्योंकि टेंपरेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, टेंपरेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, डायरेक्शन चेंज हुई, अपने साथ पानी लेके आए, उसको ही मानसून कह रहे हैं। तो इंडिया कहां पर है, इंडिया क्योंकि ट्रेड के विंड के अलग अलग ट्रेड है, विंड के अलग अलग ग्रुप है, उसको हमको नहीं पढ़ना, वो हमारे लिए काम का नहीं है, जितना काम का है यहाँ सुनना। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड में आता है इंडिया, कौन से में ट्रेड में आएगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड में इंडिया आता है विंड के हिसाब से। और यहाँ क्या होता है, साल भर हवाएं चलती रहती हैं, साल भर हवाएं चलती रहती हैं, डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब हवाएं कैसी चल रही हैं, अरेबियन सी से हवाएं अपने साथ पानी लेके आ रही हैं, और पहला जो कोस्टल रीजन होता है केरला का, वहां पानी लेके आएंगी, तो केरला को क्या बोल देते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, हम उसको कह देते हैं मानसून के हिसाब से। ये केरला जो है पूरे इंडिया में सबसे पहले मानसून केरला की तट पर आता है, तो वो आपका कहलाता है गेटवे ऑफ इंडिया कहलाएगा। समझ गए। अब मानसून की बात करते हैं। मानसून कितने टाइप का होता है, मानसून 3 टाइप का देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट मानसून जिसको समर मानसून कहते हैं, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको विंटर मानसून कहते हैं, तीसरा होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात तो यहाँ पर हो गई, इसको हम मावट भी कह देते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो टोटल इंडिया की रेनफॉल का 75 to 80% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात है नॉर्थ ईस्ट मानसून की टोटल रेनफॉल का 10 to 15% कंट्रीब्यूट करता है, कितना 10 से 15% कंट्रीब्यूट करेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो टोटल रेनफॉल का 3 to 4% कंट्रीब्यूट करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये लो विंड प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लो विंड प्रेशर के कारण देखने को मिलेगा। दिसंबर से मार्च के टाइम पे देखने को मिलेगा, 3 से 4% कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट मानसून, जून जुलाई के आसपास दिखेगा, जुलाई से सितंबर, हम उसे जून को सितंबर भी कह सकते हैं, बट जुलाई में पूरे इंडिया में वो पानी फैल जाता है। आज 1 जुलाई है, ठीक है, पूरे इंडिया में जो है कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आज 1 जुलाई है तो मिड जुलाई तक 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में रेनफॉल हो जाएगी, जहां जहां होना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा छोड़ के, ठीक है। तो तीन टाइप का मानसून है। टाइम के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब समझना साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून का आपने टाइम देख लिया, जून से लेकर सितंबर तक होता है। साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ टेंपरेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक वो भी वेव आपको देखने को मिलेंगी, उसके साथ हवाएं भी अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो सबसे पहले हवा यहाँ कहां पर टकराएगी, केरला में आकर टकराएंगी, इसलिए केरला में पहली बार बारिश होगी, ठीक है, 1 जून के आसपास। फिर यहाँ पर केरला और तमिलनाडु के बीच में क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन पढ़ा है कि पहाड़ हिली एरिया की इस तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव हो जाती है, और जो लीवर्ड साइड होता है वहां पर हमको प्रॉपर रेनफॉल नहीं मिलती है। तो इस हिस्से में, तो केरला वाले हिस्से में साउथ वेस्ट मानसून से प्रॉपर बारिश होगी, पहाड़ से टकराकर ऐसा घूमकर कहां तक पहुंच गया, ये पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गया। ये अरेबियन सी की ब्रांच, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन समझना, ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये डायरेक्शन कैसी है, साउथ डायरेक्शन है। जब हवाएं समझना इस डायरेक्शन में आ रही हैं, इस डायरेक्शन में ना तो प्रॉपर साउथ डायरेक्शन में ना वेस्ट, हवाएं ऐसी आ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट हम बोल देंगे डायरेक्शन में। तो इस तरफ से हवाएं आ रही हैं, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। घूमते घूमते पूरे इंडिया में पहुंच गए, तमिलनाडु को छोड़ दिया और कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश का छोड़ दिया, और घूमते फिरते ऊपर तक पहुंच गए। ऊपर का कौन सा हिस्सा छोड़ दिया, नॉर्थ वाला हिस्सा छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर का, कुछ पंजाब का हिस्सा जो है साउथ वेस्ट मानसून से छूट जाता है। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अक्टूबर नवंबर तक क्या होगा, यहाँ टेंपरेचर अब डाउन हो गया, क्योंकि मई जून में जो गर्मी पड़ रही थी तो सॉइल भी कहीं ना कहीं कैसी थी, मिट्टी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन बारिश हुई अक्टूबर तक, तो मिट्टी में सॉइल में ठंडक हो गई। तो जब टेंपरेचर डाउन हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा, तो डायरेक्शन अपनी हवा की भी डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन कैसी हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, कब, अक्टूबर नवंबर के आसपास। और जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई तो एक बात बताओ, जब डायरेक्शन चेंज हुई है तो मानसून भी चेंज होगा, तो ये लौटता हुआ आएगा, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कह देते हैं। अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये रहेगा, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। और मार्च अप्रैल के आसपास यहाँ पर लो विंड प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, जो आपके मेडिटेरियन रीजन होते हैं, मतलब जो अफगानिस्तान ईरान इराक होते हुए हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर लद्दाख और आपका पंजाब का पूरा हिस्सा, यहाँ पर बारिश होती है, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। प्रॉपर तरीके से इजी वे में मैंने आपको पूरा मानसून बता दिया है डायरेक्शन के हिसाब से। साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस मानी जाती हैं, एक तो अरेबियन सी हो गई और दूसरी बे ऑफ बंगाल होती है। अरेबियन सी ज्यादा पानी उठाता है, ठीक है, लगभग टोटल साउथ वेस्ट मानसून का लगभग 80% वाटर अरेबियन सी से ही पूरी इंडिया को कवर करता है। रेस्ट जो हमारा 20% के आसपास होता है वो बे ऑफ बंगाल। ये प्रेशर इस तरफ से आया, हमारे ऐसी चलेंगी तो बे ऑफ बंगाल का पानी भी कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, मतलब जो 7 सिस्टर्स स्टेट वाला जो हमारा पार्ट है, उसको बे ऑफ बंगाल से कवर किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी तो क्या पढ़ा, समझा दिया है, मतलब ओरली। अब यहाँ पर समझ लेते हैं लिखा हुआ। पहला मानसून को क्या बोला, साउथ वेस्ट मानसून। क्यों, डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन तो सबको पता है ना, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। अगर डायरेक्शन हवा की जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। अब लौट के अगर बारिश इस तरफ से आएगी, मानसून इस तरफ से आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु में रेन होगी, लेकिन टोटल नहीं होती। सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन कराता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कराता है। पहले बात है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। तो साउथ वेस्ट मानसून कोस्ट ऑफ द केरला पे आ जाता है 1 जून के आसपास, ठीक है, और जुलाई में, कब, मिडिल ऑफ द जुलाई पूरे इंडिया में करता है, पूरे इंडिया में बारिश करवा देता है। और सबसे ज्यादा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है इंडिया में, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून को हम ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल भी कहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा बारिश ही करवा रहा है, जिसको इस मानसून को ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल कहते हैं। और 15 अक्टूबर तक ये पूरे इंडिया से जो है फैल के वापसी की इसकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि क्या बताया, टेंपरेचर पहले ज्यादा था तो प्रेशर कम था, लेकिन अक्टूबर तक बारिश हो गई है तो अर्थ का टेंपरेचर क्या होगा, कम। जब टेंपरेचर कम होगा एज कंपेयर टू सरफेस, कौन सी, सी सरफेस। अब पानी में टेंपरेचर एक लिमिट तक बढ़ेगा और टेंपरेचर भी एक लिमिट तक घटेगा। अब कंपेयर करें हम अक्टूबर के महीने में अर्थ, इंडियन अर्थ की और ओशियन की अगर कंपेरिजन करेंगे तो इंडियन अर्थ में जो टेंपरेचर है वो कम है एज कंपेयर टू ओशियन। तो टेंपरेचर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, और इधर टेंपरेचर ऑलरेडी कम था लेकिन ज्यादा कम अर्थ का हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होती है विंड की। तो अपने साथ जो लौटता हुआ पानी वो लेके चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वर्डिंग आपको याद रखनी है। ये जो आपको प्यारा भारत नजर आ रहा है, देखो ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं, अरेबियन सी से लगभग 75% के आसपास वाटर का कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ इस तरीके से वेस्टर्न घाट से होता हुआ पानी आएगा जो पूरे एरिया में पंजाब और आपके लद्दाख जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया है, ऐसा घूमेगा। बे ऑफ बंगाल से भी मैंने आपको बता दी डायरेक्शन कैसी जाएगी, ऐसी करके ऐसी घूमती हुई आ जाएगी। यहाँ पर कौन सा हिस्सा छूट गया हमारा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा छूट गया है। मैं स्क्रीन से हट गया, जो आपको पिंक कलर के डायरेक्शन जो एरो नजर आ रहे हैं वो काई के हैं, वो आपके साउथ वेस्ट मानसून की हवाओं की डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ठीक। सो दिस इज अवर साउथ वेस्ट मानसून, ये हमने पढ़ा। अगले की बात करते हैं, अगले की बात करें, साउथ वेस्ट मानसून को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हवा की स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल भी कह देते हैं, क्योंकि इंडिया के टोटल रेनफॉल में इसका मोर देन 75% कंट्रीब्यूशन होता है, इसको ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल कहते हैं। तमिलनाडु में इस मानसून से बारिश होती है बट ओनली 20 to 40%, ये भी थोड़ा ज्यादा लिखा है कुछ बुक्स में 15 to 20% जो है रेनफॉल लिखी होती है कि तमिलनाडु रिसीव ओनली 15 to 20% रेनफॉल फ्रॉम आवर साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है जी।
सर नॉर्थ ईस्ट से रहना दिखा होगी, बता तो दिया, महाराज तमिलनाडु में होगी, आंध्र प्रदेश में होगी, ठीक समझ गए। अब इसकी दो ब्रांचेस हैं, कितनी ब्रांचेस हैं इसकी? इसकी दो ब्रांचेस हैं, इसकी साउथ वेस्ट की, एक तो अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। हमने पहले ही जान लिया, जिधर पानी ज्यादा उधर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा। पानी कहां पर ज्यादा है? पानी इस वाले हिस्से में ज्यादा है, इसलिए ये जो है अरेबियन सी वाला, अरेबियन को अमीर आदमी से याद कर लो, ठीक है, अमीर आदमी के पास पैसा ज्यादा, तो पानी इधर से ज्यादा, ठीक है। जिधर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उधर बे ऑफ बंगाल है, उधर पानी कम है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो है लैंड से घिरा हुआ एरिया है, तो यहाँ बारिश थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन। और ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है ग्रीन और रेड कलर की, ये क्या है आपकी साउथ वेस्ट मानसून की जो है डायरेक्शन देखने को नजर आ रही है, ठीक। ये इंडिया का पूरा मैप है, जिनको नहीं पता है, एक तरफ पानी भरा है, एक तरफ पानी भरा है, ऊपर जो है हमारा प्लेन एरिया है, मतलब पहाड़ी एरिया है। तो अभी जो दो ब्रांचेस हम पढ़ रहे हैं, इधर वाली ब्रांच को क्या कह रहे हैं? इधर वाली ब्रांच को बोल रहे हैं अरेबियन सी, इधर वाली को बोल रहे हैं बे ऑफ बंगाल। टोटल कंट्रीब्यूशन में लगभग 770 मीटर, मतलब लगभग 800 एमएम के आसपास, लगभग 1040-50 एमएम के आसपास रेनफॉल करवाता है साउथ वेस्ट मानसून, टोटल रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करता है। तो लगभग 770 एमएम रेनफॉल कहां से आ रही है? इधर से। और रिमेनिंग 340-350 एमएम रेनफॉल हमको बे ऑफ बंगाल से मिलेगी। तो ये दोनों तरफ की जो खाड़ियां हैं या जो डायरेक्शन है ब्रांचेस हमको यहां पढ़ना है। अरेबियन सी 770 मीटर जो रेनफॉल रिसीव हो रही है साउथ वेस्ट मानसून की, ये मोड़ता हुआ कहां तक जाएगा? दिल्ली तक जाएगा। बे ऑफ बंगाल 340 एमएम के आसपास जो है बारिश देगा, और ये कहां तक पहुंचेगा? ये असम तक जाएगा, जो आपका सेवन सिस्टर वाला पार्ट है स्टेट का, जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये जो हिस्सा है, वहां तक ये बारिश पहुंच जाती है। क्या एक बात बताओ, साउथ वेस्ट मानसून समझ में आ गया? क्लियर सब लोगों को? अगर कोई डाउट है तो बता दो। साउथ वेस्ट मानसून क्लियर यहां तक? ठीक, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। समझ में आई बात? क्या पढ़ा था कि हवाओं ने डायरेक्शन चेंज की, क्यों? क्योंकि सी पे टेंपरेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है, लेकिन अर्थ में, इंडिया में मई जून में टेंपरेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और हवाएं कैसी चलती हैं? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, तो अपने साथ पानी लेके भी आ रही है, उसी को बोला हमने साउथ वेस्ट मानसून। अब महीना कौन सा हो गया? अक्टूबर नवंबर के आसपास का महीना हो गया। अब बात करें तो ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या होगा? टेंपरेचर एज कंपेयर टू सी सरफेस, यहाँ पर टेंपरेचर डाउन हो गया। जब टेंपरेचर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, और यहाँ का टेंपरेचर उतना ही था, थोड़ा बहुत कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि सर्दियों में टेंपरेचर कम होता है तो प्रेशर यहाँ ज्यादा है, क्योंकि टेंपरेचर कम है, या प्रेशर कम है क्योंकि टेंपरेचर ज्यादा है, तो हवा ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। जब वो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टाइप का कर लेंगे, वो ट्रेड अपना डायरेक्शन चेंज करता है, विंड ट्रेड, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑन सेट अबाउट 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के आसपास डायरेक्शन चेंज होती है हवाओं की, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है? जो बचा हुआ हिस्सा है कौन सा? आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, मेनली तमिलनाडु का हिस्सा जो है, वो बारिश कराती हुई लौटता हुआ जो मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में बारिश किससे होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। आपको समझ में आ गई होगी क्यों लौट रहा है? क्योंकि टेंपरेचर हो गया है कम, प्रेशर बढ़ गया है, तो टोटल रेनफॉल का 10 to 15% ये कंट्रीब्यूट करता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो एरो दिख रहा है ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। कुछ इस तरीके से ये घूमता हुआ जाएगा। जब घूमता हुआ जाएगा तो ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है कहां का है? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ बारिश होगी। तो सबसे ज्यादा बारिश आपके कहां होती है? ठीक है, ये जो बारिश है आपकी, ये क्या कहलाएगी? सर यू आर ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच फॉर दीज एफर्ट्स। रीना चौधरी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप इस तरीके से जो है आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून इसको हम कह रहे हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब आगे बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। दो खत्म कर लिए, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। थर्ड टाइप ऑफ मानसून अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब नाम में मानसून नहीं छिपा, नाम में क्या छिपा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यू टू द लो एयर प्रेशर, इंपॉर्टेंट है। ये किसके कारण हो रहा है? ये लो एयर प्रेशर के कारण देखने को मिलेगा। जो हमारा मेडिटेरियन सी है वहां से ऐसा घूमता हुआ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ ये जो बारिश है वो कहां जाएगा? वो हमारे इंडिया वाले पार्ट में आ जाएगा। कहां से आएगा? ये घूमता हुआ आया, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये भारत है। कुछ इस टाइप से हमारा भारत कैसा हो गया। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब वाले हिस्से में से बारिश होगी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, लद्दाख में इसमें बारिश होगी कब? ये बारिश होगी आपके मार्च अप्रैल मार्च के आसपास। तो इसको मावट या मावटा भी कहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पंजाब की वीट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा रही, क्योंकि उस टाइम जो है फ्लावरिंग या ग्रोथ स्टेज पे है वीट, और उस टाइम अगर उसको ऊपर का पानी मिलेगा तो उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? उसको मावट या मावटा कह देते हैं, ठीक है। सेवन सिस्टर्स में उतना नहीं होता, अकेले जो लौटा हुआ मानसून होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा आएगा तमिलनाडु में बारिश करा के भाग जाएगा। चुटपुट चुटपुट बारिश हमें होती है, डीजल वगैरह हम पढ़ते हैं ना, तो डीजल तो लौटते हुए मानसून से भी होती है, बट चुटपुट चुटपुट बारिश होती है, ठीक है। पढ़ाई तो बहुत की, पर आज समझ में आया अच्छे से ठीक है जी, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में दो चीजें याद रखनी कि टोटल रेनफॉल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3 to 4% किससे देखने को मिल रहा है? लो प्रेशर के कारण देखने को मिल रहा है, एक बात, ठीक है। और कहां कहां रेनफॉल कर रहा है वो आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे, सो दिस इज अवर साउथ वेस्ट मानसून, सिंपली वी कॉल्ड एज एसडब्ल्यू मानसून, एसडब्ल्यू मानसून, एंड दिस इज अवर नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा, ये कहलाता है आपका, एक बार इसको पढ़ लो, मानसून का पार्ट कवर हो गया, ठीक। यस, अल नीनो ला नीना इसी का कॉन्सेप्ट होता है। यस यस, इसी का कांसेप्ट होता है, कुछ नहीं है। अल लानिना, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे अल लानिना का। अल और लानिना का कांसेप्ट ये होता है कि जो हमारा इंडियन ओशियन में नहीं होता, पहली चीज याद रखना, इंडियन ओशियन में वो उसके इफेक्ट हम देखने को मिलते हैं। अल का मतलब होता है कि जो हमारा कौन सा सी सरफेस है, मतलब समुद्र का जो पानी है, वहां ठंडा होने की जगह वहां टेंपरेचर बढ़ने लगे। तो जब टेंपरेचर बढ़ेगा और अर्थ का भी टेंपरेचर बढ़ रहा है, मतलब इंडिया का भी टेंपरेचर बढ़ रहा है और आसपास अर्थ का भी टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हवाएं तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी, लेकिन टेंपरेचर बढ़ा तो प्रेशर प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो हवाएं अपने साथ उतना प्रॉपर पानी लेने आएंगी, एक तो पानी भी कम लाएंगी और हवाएं भी कम चलेंगी। तो अल नीनो जो कांसेप्ट होता है ना, वो हमारे इंडिया में बारिश कम करवाता है। अल नीनो हमारे इंडिया में बारिश कम करवाता है, ये हमको याद रखना, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर इन विच मंथ बताया तो मैंने आपका दिसंबर से मार्च के आसपास देखने को मिलता है, दिसंबर से मार्च के आसपास देखने को मिलता है। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखो ला नीना का कांसेप्ट में आपको थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। एक तो है आपका अल नीनो, एक क्या है? एक है अल नीनो, एक है आपका ला नीना। क्या है? ला नीना। सबसे पहली चीज तो ये दोनों कैसा है? ये दोनों स्पेनिश टर्म, कौन सी टर्म है? ये स्पेनिश टर्म है, याद रखना। अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है कि जो हमारा सी सरफेस है वहां एक्सट्रीमली टेंपरेचर बढ़ने लगा, उसके कारण प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो प्रॉपर हवाएं अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी, या करेंगी भी तो अपने साथ पानी लेके नहीं आएंगी। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा सप्रेशन ऑफ द रेनफॉल इन अवर इंडिया। मतलब अगर हवाएं अपने साथ पानी कम लाएंगी तो इंडिया में मानसून कम आएगा। जैसे स्टार्टिंग में जो हीट वेव्स चल रही थी वो भी अल नीनो के कारण ही चल रही थी। ला नीना का मतलब क्या होता है कि टेंपरेचर बहुत कम होगा, उसके कारण प्रेशर बढ़ा, और जब प्रेशर बढ़ा अर्थ सरफेस की तरफ पानी ज्यादा आएगा तो उसको बोलेंगे ला नीनो, ठीक है। स्पेनिश टर्म में अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, इसको क्या बोलते हैं? इसको अल नीनो को बोलते हैं लिटिल बॉय, और गर्ल को बोलते हैं लिटिल गर्ल, बोलेंगे ला नीना को। तो नैना से नीना याद कर लोगे, लड़कियों के नाम ही होते हैं नैना, नीना, ठीक है। तो लड़की मतलब ला नीना को स्पेनिश में हम लिटिल गर्ल कह देते हैं। और अल नीनो, नीनो में ओ आ रहा है तो ओ फॉर बॉय याद कर लेना, बॉय में भी ओ आ रहा है, नीनो में भी बॉय आ रहा है, तो आपका लिटिल बॉय कहलाएगा, ठीक है। ओशियन तरफ से ये घूमता हुआ है लो विंड प्रेशर के कारण, करंट भेजिया जी। केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को याद रखो ड्यू टू लो एयर, ओके, ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत हो।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब फिर भी आप कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हादसा हुआ था। यार मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ। एक्चुअली देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी इशू, देयर इज अ इंटरप्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इशू। सर क्लास नहीं दिख रही है। व्हाई द स्क्रीन हैज चेंज्ड? ऑल क्लियर? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल राइट नाउ? ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू था, इसलिए एकदम स्क्रीन जो है आपकी ब्लिंक हो गई होगी। सो मैं मानसून लेने गया था, ठीक है? हाँ, मैं मानसून लेने गया था। अब भैया अल नीनो ला नीनो पढ़ोगे तो जो है दिक्कत होगी। ठीक, तो हम अल नीनो ला नीनो पढ़ रहे थे, मैं मानसून लेने चला गया था। सुन लो अल नीनो को जरा फास्ट ट्रैक तरीके से। क्या कि अल नीनो कॉमनली नोन फॉर द रिफर्स ऑफ टू द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सरफेस इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। इट इज नोन टू बी सप्रेस ऑफ मानसून रेनफॉल। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, जो हिंदी वाले हैं समझाने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट, अपोजिट फेज ऑफ अल नीनो इज ला नीना व्हिच एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ द सी सरफेस वाटर इन द सेम रीजन नोन एज ऐड टू द रेनफॉल ओवर द इंडिया। मैंने बताया ना, ला क्या ला? पानी ला। किसी को भी हम कह देते हैं ला तो बोल देते हैं पानी ला। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? चलो ठीक, तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट हो गया। जल्दी फोकस करो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग टाइम लगाओगे तो फिर आप की क्लास लेट होगी और आज इस टॉपिक को फिनिश करना है। तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दो कि अल नीनो ला नीना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अल नीनो मतलब इसके कारण बारिश इंडिया में रेनफॉल कम होगी, और अल नीनो को हम लिटिल बॉय भी कहते हैं स्पेनिश वर्ड में। ओके ठीक, और ला नीना का मतलब क्या होता है? ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। तो इंडिया में जो रेनफॉल ज्यादा होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है आपके, रिपीट कर दो सर, 3 बार रिपीट कर चुका हूं, बता दिया कि भैया टेंपरेचर, अगर हमारी अर्थ का टेंपरेचर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारी जो वाटर है उसका भी टेंपरेचर बढ़ रहा है। आपको हिंदी पढ़ाई भी समझ में नहीं आ रही है। आमतौर पर अल नीनो महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना, इसी को तो अल नीनो कह रहे हैं महाराज। ठीक है, मतलब इसके कारण इंडिया में रेनफॉल कम होगी। ठीक, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसका मतलब आपने मानसून अभी तक नहीं समझा। मानसून में मैंने क्या बोला कि अर्थ का टेंपरेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हुआ, जो हमारा सी सरफेस है वहां का टेंपरेचर कम है, प्रेशर बढ़ा, अपने साथ पानी लेके आए, मतलब टेंपरेचर कम है प्रेशर बढ़ रहा है, उसको ला नीना कह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को। लेकिन उसका अपोजिट हो गया कि अर्थ का टेंपरेचर तो बढ़ रहा है और प्रेशर भी कम है, लेकिन जो सी सरफेस है जहां से पानी आने वाला है उसका भी टेंपरेचर बढ़ गया, तो प्रेशर वहां क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कम प्रेशर दोनों जगह रहेगा तो प्रॉपर हवाएं अपने साथ पानी लेके नहीं आएंगी, उस कॉन्सेप्ट को अल नीनो कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई अब आपको बात? मैं दूर हट गया हूं स्क्रीन से ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ पाएं। ठीक, अब हम बात करें अपने पुराने टॉपिक पे। इसको समझाने के लिए मुझे आपकी दूसरी पीपीटी निकाल के यहाँ पर बताना पड़ा आपको। ठीक है जी, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कहां तक बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हमारे अल नीनो ला नीनो का कॉन्सेप्ट, या मानसून हमने अपना कवर कर लिया। मानसून हमने अपना कवर कर लिया, मानसून ओवर हो गया। अब मानसून का पार्ट हो गया फिनिश। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे वेदर फोरकास्टिंग की। किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे वेदर फोरकास्टिंग की। तो वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? बात करें मौसम पूर्वानुमान की, वेदर फोरकास्टिंग की अगर बात करेंगे तो वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम का पूर्वानुमान। किसकी बात कर रहे हैं? मानसून फिनिश, जितने क्वेश्चन आने आगे का बताएंगे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मानसून का पहले से या मौसम का पहले से पूर्वानुमान लगा रहे हैं। प्रेडिक्शन ऑफ द वेदर, क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द वेदर। प्रेडिक्शन मतलब एक अनुमान लगाना किसका? मौसम का। तो 3 टाइप का वेदर फोरकास्टिंग हो जाएगा। एक होगा शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, एसआरडब्ल्यूएफ मतलब शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग उसको बोलेंगे। डब्ल्यूएफ का मतलब वेदर फोरकास्टिंग होता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? एमआरडब्ल्यूएफ मतलब मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसको मीडियम रेंज कह देते हैं, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान इसको कह देते हैं। एंड थर्ड वन इज अवर लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, इसको कह देंगे। ड्यूरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बात करें अल्प अवधि की, तो अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान जो होता है वो आपका 1 से 3 दिन तक होता है। कितना होगा? वो आपका होगा 1 to 3 डेज। 1 से 3 दिन के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है, या 36 to 48 आवर, कहीं कहीं 36 to 72 आवर्स लिखा रहता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एरिया पर। तो ये आपका शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहलाएगा। दूसरा है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये जो मोर देन 3 डेज के लिए जो आपका वेदर फोरकास्टिंग किया जाएगा, मतलब 3 से 10 दिन का जो मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि कहां कितना तापमान रहेगा, कहां कितनी बारिश होगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक, आगे बात करें आपके लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग की, तो जो 10 दिन या उससे ज्यादा की हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। क्या प्रॉपर तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई हैं यहां तक? ठीक है जी, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, दिन के हिसाब से आप याद रखेंगे, इतना जो है आपको याद रखना है। क्लियर, वेरी गुड, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, शॉर्ट रेंज 1 से 3 दिन, मीडियम रेंज 3 से 10 दिन, और लॉन्ग रेंज 10 दिन से ज्यादा, महीने भर के लिए भी हम लॉन्ग रेंज की बात करते हैं। अब यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में आपका वेदर फोरकास्टिंग आपको याद रखना है। जैसे आपका एसआरडब्ल्यूएफ समझ में आया, एमआरडब्ल्यूएफ और एलआरडब्ल्यूएफ। पहला है टाइम, तो 48 घंटे के लिए भी यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब कितनी तेज हवाएं चलेंगी, कैसी बारिश होगी, कहां कैसी डायरेक्शन रहेगी, ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका मतलब चाहे वो हमारा एयर स्पेस हो, चाहे हमारी मिलिट्री के लिए हो, या फिर हमारी कोई वाटर में कोई इधर उधर मूवमेंट हो रहा हो मिलिट्री का या हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये पूछा जाता है। समझ गए? 3 से 10 दिन क्लियर है, मोर देन 10 दिन आपको पता होगा। अगला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। एक्यूरेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब है, ठीक है, अगर बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो 70 to 80% एक्यूरेट रहेगा शॉर्ट रेंज में। देखो जितना पास कम प्रेडिक्शन करेंगे ना, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। और अगर जितने हम लॉन्ग प्रेडिक्शन का, जैसे अगर आपसे मैं कल का पूछूं कि कल का आपका क्या प्लान रहने वाला है, तो कल आपका 24 घंटे में आ रहा है अगले दिन, तो आप सब बता दोगे कि सर सुबह से शाम तक हमको मोबाइल चलाना है, तो वो आपका प्रेडिक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगले मतलब 2 जुलाई की तो बात हो गई, मैं बोलूं कि आपकी जो है 2 अगस्त को आप क्या करोगे, एक महीने का प्रेडिक्शन है, सेम डे में आप इस टाइम क्या कर रहे होगे, तो आप बता नहीं पाओगे, नहीं बता सकते हो क्योंकि आप उसका प्रेडिक्शन नहीं लगा पा रहे। अब मैं आपको बोलूं कि अगले साल 2025 में 1 जुलाई को आप इस टाइम क्या कर रहे होगे, तो उसका प्रेडिक्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो जब हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो एक्यूरेसी जितना प्रेडिक्शन करते हैं उसका 70 to 80% यहाँ पर सही निकलता है। 90 और 100% भी प्रेडिक्शन सही निकल सकता है, लेकिन इतना तो मिनिमम एक्यूरेसी रहेगी, मतलब इतना तो सटीकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। 60 to 70% मीडियम रेंज में और 50 to 60% लॉन्ग रेंज में, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अब यहाँ से याद करो, लॉन्ग रेंज का 50 से 60, मीडियम रेंज का 60 से 70 और शॉर्ट रेंज का 70 से 80। इधर से याद करोगे पूरा याद हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, 1 जुलाई को बैंक में जॉब कर रहे होंगे, अच्छी बात है मैम। कौन सी बैंक में जॉब कर रहे होंगे, ये और प्रेडिक्शन बता दो मुझे। कौन सी बैंक में जॉब कर रहे होंगे बता दो, कौन सी ब्रांच में आप काम कर रहे होंगे। एक्यूरेसी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। पीएनबी, पता चला इस साल पीएनबी की वैकेंसी ही नहीं आई, तो फिर क्या कर लोगे? सही होने का पॉसिबिलिटी, ओके। जेआरएफ में क्वेश्चन आएगा फार्मर के लिए कौन सा कॉस्टिंग होगा, कॉस्टिंग नहीं तो कास्टिंग होता है फार्मर के लिए जो है ना। नाउ कास्टिंग क्या होता है, जो लेस देन एक दिन के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है उसको नाउ कास्टिंग कहते हैं। ठीक है,
क्लियर? तो एक्यूरेसी मतलब सटीकता। टाइम फॉर द फोरकास्ट, दिन में 2 बार इसको फोरकास्ट किया जाता है, ये वीक में 2 बार किया जाएगा और वो एक सीजन में 1 बार उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। यूजफुलनेस क्या होगा? डे टू डे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जैसे हमको सोइंग करनी, तो सोइंग के लिए 1 से 3 दिन का टाइम दे रहा है, तो 3 दिन के अंदर का प्रेडिक्शन लगा के हम सोइंग कर सकते हैं। सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं हमारी शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग काम में आ जाएगी। लेकिन मान लो हमको जो है स्प्रे करवाना है, हर्बिसाइड का स्प्रे, पेस्टिसाइड का स्प्रे करवाना है, हमको कोई और काम करना है, तो मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशन है उनके लिए कौन हेल्प करेगा? उनके लिए हेल्प करेगा आपका मीडियम रेंज वाला। और क्रॉपिंग क्रॉपिंग पैटर्न को कौन बताएगा? क्रॉपिंग पैटर्न को बताएगा आपका लॉन्ग रेंज। मतलब हमको किसी एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न देखना है कि भाई वहां पर फसलों को किस तरीके से लगाएंगे, तो उसके लिए फिर लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए यूजफुल रहेगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक, सर एमआरडब्ल्यूएफ से परसों आईसीआर के पेपर में क्वेश्चन आया था। वेरी गुड, आईसीआर के पेपर में क्वेश्चन आया। अच्छा, आपका जो जेआरएफ एग्जाम है वो हो गया होगा। ठीक है जी, मेरे पास उसका पेपर नहीं है, मैं उसको मतलब उसको मैं देखता उसमें क्या आया है। अब लास्ट वाला आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि ये जो फोरकास्टिंग हो रही है वो कहां से हो रही है? जैसे शॉर्ट रेंज तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आईएमडी का, वहां से इसकी फोरकास्टिंग होती है, ये शॉर्ट रेंज वाला याद रखना। मीडियम रेंज की एनसीएमआरएफडब्ल्यूएफ से देखने को मिलेगी, मतलब नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। एक्चुअली में नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। बट नोएडा इज द पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली के पास लगा हुआ एरिया है, तो इसलिए इसको नई दिल्ली भी कह देते हैं। बट जो एनसीएमआरडब्ल्यूएफ जो है ना, उसकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो लिखा हुआ है नोएडा उत्तर प्रदेश। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनसीएमआरडब्ल्यूएफ कहां पर है, तो आंसर लेता है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली हम उसका आंसर मान लेंगे। ठीक है, फिर जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है वो कौन बताएगा? आईएमडी बताएगा। यहां पर आपका वेदर फोरकास्टिंग का जो टाइप है इस टेबल में आपका फिनिश हो गया। एक ही टेबल में पूरा वेदर फोरकास्टिंग हम पढ़ सकते हैं। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मानसून फिनिश एंड वेदर फोरकास्टिंग इज आल्सो फिनिश। कुछ मेथड होती है, जैसे सिनॉप्टिक मेथड होती है, नॉन सिनॉप्टिक मेथड होती है। ये मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड होती है, वो जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती है उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके जेआरएफ एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो जेआरएफ हमको देना नहीं है, हम जो है आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी नेशनल एग्जाम की, तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्या बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद बात करें आगे, आगे किसकी बात करें? आगे बात करेंगे हम क्लाइमेट के बारे में। आगे बात करें क्लाइमेट के बारे में बात करें। नोएडा और नई दिल्ली दोनों एक साथ नहीं देगा यार एग्जाम में, काहे लगे हो एकदम बिल्कुल गंद मचाने। कुछ लोग ना पता है कैसे, कुछ लोग मतलब मैं किसी का नहीं बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरे भाई जैसे हो, बहन जैसे हो सब लोग, बट कुछ लोगों को ना मतलब जब तक वो 4-5 मैसेज बार-बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक उनका ना तो खाना पचेगा, ना उनको मजा आएगा कि क्लास हमने ली है कि नहीं ली। उनको टॉपिक से मतलब ही नहीं है भाई साहब, उनको मतलब ही नहीं है। कोई किसी का बर्थडे विश कर रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, उसको एग्रोमेट से कोई मतलब नहीं, वेदर फोरकास्टिंग से उसको कोई मतलब नहीं, उसको केवल अपनी बात रखनी है। ठीक है, चलो क्लाइमेट पे आ जाते हैं। वेदर पढ़ा, वेदर के एलिमेंट पढ़ लिए, वेदर के एलिमेंट में ही मानसून आ जाता है। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो कि जो वेदर का जो लॉन्ग टर्म या जो एटमॉस्फेयर की जो लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब जो 15 साल 20 साल में मोर देन 20 ईयर्स में जो चेंज होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जलवायु कहते हैं। मतलब उस एरिया का जल कैसा है, उस एरिया की वायु कैसी है। ठीक है, ये आपको अगले साल भी मिलेंगे। नहीं यार ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ईश्वर सबको सफलता प्रदान करे जो पढ़े उसके लिए। अब जो पता चला पढ़े पढ़े मोबाइल ही चला रहा है, रील्स ही देख रहा है, आज के लिए ट्रेंडिंग कौन सा म्यूजिक रहा इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे, तो फिर उसका तो भाई साहब भगवान ही मान लेते हैं। ठीक, समझ गए? एग्रो क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे तो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। बात करें क्लाइमेटोलॉजी की तो साइंटिफिक स्टडी करता है किसका? क्लाइमेट का। और अलग अलग जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है पर्टिकुलर एरिया में वो क्या कहलाएगा आपका? वही आपका क्लाइमेटोलॉजी कहलाएगा। इसी को जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसीलिए जो क्लाइमेटोलॉजी में जो क्लाइमेट है वो कैसा है आपका? वो आपका ग्रीक वर्ड है। कैसा? ग्रीक वर्ड है किलीमा। किलीमा का मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ, एंड लॉजिका का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। समझ गए बात को? और फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी किसको कहते हैं? कोपेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोपेन को। बात करें डी कैंडोले साहब की, तो डी कैंडोले ने सबसे पहले जो है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया था बेस्ड ऑन वेजिटेशन, वनस्पति क्या था। बट उनका लॉजिक उतना जमा नहीं। सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? वो आपका कोपेन का। तो वो फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहलाएंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे तो जब क्लाइमेट की स्टडी एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एग्रो क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको एग्रो क्लाइमेटोलॉजी बोल देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में, तो डी कैंडोले साहब ने 1900 में सबसे पहले क्लाइमेट का जो है क्लासिफिकेशन दिया बेस्ड ऑन वेजिटेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, दूसरा है कोपेन, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 अलग अलग वेदर के एलिमेंट के हिसाब से बांटा था। इन्होंने 2 फैक्टर जो है काम में लिए थे, एक तो टेंपरेचर और दूसरा रेनफॉल। वहां का टेंपरेचर कैसा है, वहां की रेनफॉल क्या है, 2 एलिमेंट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में इन्होंने बांटा अकॉर्डिंग टू दी क्लाइमेटिक रीजन। अब इन्होंने जो 5 ग्रुप बांटे उनको आगे पढ़ने वाले हैं। उन 5 ग्रुप का नाम पता कैसे दिया? ए बी सी डी एंड ई। 5 अलग अलग ग्रुप को उन्होंने डिनोट किया ए बी सी डी से। इन्होंने कोपेन साहब ने ये पूछा जाता है। अगला ट्रोल का क्लासिफिकेशन आप जानते हो। ट्रोल जिसने एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। तो जो इक्रीसेट है, इक्रीसेट मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर ऑन सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक, हैदराबाद में है। कब आया था? 1972 में आया था ये। ठीक है, ये जो है आपका, ये भी किसका यूज करता है? ट्रोल का ही क्लासिफिकेशन यूज करता है। क्या बात समझ में आ गई सभी भाइयों बहनों को? इक्रीसेट एक्सेप्ट ट्रोल, अरे एक्सेप्ट ट्रोल नहीं, इक्रीसेट एक्सेप्ट और यूज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट बाय ट्रोल। ओके, अगला बात करते हैं किसकी? अगले की बात करें कोपेन का क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा है। ए जो डिनोट किया है क्लाइमेट वो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, मतलब टेंपरेचर तो ज्यादा रहेगा, ट्रॉपिकल का मतलब टेंपरेचर ज्यादा, बट वहां पर कहीं ना कहीं बारिश हो रही है तो रेनी क्लाइमेट कहलाता है। दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, थर्ड वन इज ह्यूमिड टेंपरेचर रेनी क्लाइमेट, फोर्थ कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड लास्ट पोलर क्लाइमेट। और इन्होंने ये जो बांटा है बेस्ड ऑन टेंपरेचर एंड बेस्ड ऑन रेनफॉल। जेआरएफ जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो कोपेन है उसने वर्ल्ड को 5 अलग अलग ग्रुप में तो बांटा, बट कौन से क्राइटेरिया थे? तो कौन से क्राइटेरिया थे? एक तो टेंपरेचर था, दूसरा कौन सा था? रेनफॉल था। क्या दिमाग में सारी बात क्लियर हो गई? ठीक, वेरी गुड। मानसून समझ में आ गया, यस। वेदर फोरकास्टिंग समझ में आ गया, वेरी गुड। यहां तक हमने पढ़ लिया। क्लाइमेट की भी बातें हमने समझ ली हैं। अब बात करें किसकी? क्लाइमेट की अगर रेंज की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन की। किसकी बात कर रहे हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अगर बात कर रहे हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन मतलब वहां पर उसका क्लाइमेटिक एक्टिविटी कैसी है, वहां की जो क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, वहां का सॉइल का टाइप कैसा है, वहां की रेनफॉल कैसी है, इसके हिसाब से मतलब जो क्लाइमेटिक जोन है वो एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी क्रॉपिंग पैटर्न को मेनली ध्यान रखेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम को ध्यान रखेंगे, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गया। एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ना 2 लोगों ने बांटा। एक तो बांटा प्लानिंग कमीशन ने, पीसी ने, और दूसरा किसने बांटा? आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नार्क, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। उसने पहले 131 ग्रुप में बांटा था, लेकिन एट प्रेजेंट 127 क्या है हमारे क्लाइमेटिक जोन है। पीसी के हिसाब से बात करेंगे तो 15 क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, पीसी का मतलब है प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी का मतलब प्लानिंग कमीशन है। नहीं तो कुछ लोग समझ लेंगे सर हमारे जीवन में तो पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा ही है। ठीक है, अब उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो आपकी जनरेशन से काफी आगे निकल चुकी है। ठीक है, चलो अब आगे बात करें। पीसी मतलब
प्रियंका चोपड़ा नहीं यार, प्लानिंग कमीशन, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया के 15 क्लाइमेटिक जोन है, ये जो मोस्ट कॉमन रहे हैं। अब P4 प्लानिंग कमीशन, P4 15, P4 प्लानिंग कमीशन, P4 15, ये आपको याद रखना है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है आईसीआर के हिसाब से कितने 127 है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करें जो आपका प्लानिंग कमीशन है, इसने इसको कब दिया था? इसको दिया था 7 to 5 ईयर प्लान में। अब समझना बात, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको 1950-51 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, जब पहली बार 1947 में देश आजाद हुआ। तो ऐसा माना गया कि यार हमारी सरकार 5 साल चलेगी केंद्र की, तो क्यों ना हम 5 साल का कोई एक योजना लेके आए, जिसको 5 ईयर प्लान या इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो 5 साल गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा, हमको इस सेक्टर पे काम करना है। तो 7 to 5 ईयर प्लान में यूज किया गया किसका? क्लाइमेटिक जोन को ध्यान दिया गया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो है यूज किया गया 1988-90 के आसपास, 1988-90 के आसपास जो क्लाइमेटिक जोन को दिया गया प्लानिंग कमीशन के हिसाब से। 2014-15 में भाजपा की सरकार आई, बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी जी उस टाइम प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने क्या किया? पीसी का नाम चेंज कर दिया। इन लोगों को नाम बदलने की आदत है, आगे जाके अपना ही नाम बदल लेंगे, तो क्योंकि इनको ट्रेंड में रहना है। तो प्लानिंग कमीशन का इन्होंने नाम चेंज करके कर दिया, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया नीति आयोग। नीति का मतलब, अब भैया प्लानिंग अंग्रेजी में था, नीति अंग्रेजी में है, बट नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोले सही से क्या हो गया? क्योंकि प्लानिंग कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो देश का जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऐसे ही अभी इसका प्लानिंग कमीशन का भी प्रेसिडेंट कौन है? देश का प्राइम मिनिस्टर, बट नाम क्या चेंज हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान का जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्रो इकोलॉजिकल जोन पहले 21 थे, अब कितने हो गए? अब 20 हो गए। इतना भी आपको याद ही रखना है। हजारों बार अलग अलग एग्जाम में बिल्कुल खुद को सा क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया में क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो P4 प्लानिंग, P4 15। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आईसीआर में ज्यादा दिए कि पीसी में ज्यादा दिए। छोटा नाम है ना पीसी, तो 15, P4 पीसी, P4 15। ठीक, और आईसीआर का नंबर लंबा नाम है ICARNARP, तो ज्यादा क्लासिफिकेशन किया उसने 127 के हिसाब से दिए। ठीक है, चलो एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात तो आपको समझ में आ गया है। अकॉर्डिंग टू द एलजीपी, एलजीपी मतलब लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितना है, उसके हिसाब से जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेफिनेशन दी है एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन की। प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कितनी कंट्री को कितने भागों में बांटा, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसने बांटा है, फिजिकल फिजियोग्राफी और क्लाइमेटिक के हिसाब से। ठीक, तो इंडिया में अभी 15 क्लाइमेटिक जोन है अकॉर्डिंग टू द पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन, और 127 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है अकॉर्डिंग टू दी नाट। नाट मतलब किसके हिसाब से? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से। बात समझ में आ गई? सो तो नहीं रहे हो, नहीं तो बोले कि हाँ सर लोरी तो अच्छा गा रहे हो आप। बिहार बीओ में भी पूछा गया है, सब जगह आता है यार भैया, यार बिहार बीओ अलग से है क्या? वाह जी वाह। हर्षित कुमार शर्मा जी, आपकी मुस्कान देख के अच्छा लगता है। ये मुस्कान की चमकान का राज क्या है कि आपकी भी कोलगेट में नमक है? ठीक है जी, अच्छी बात। कोलगेट में नमक होना हो, लेकिन जो है ना जी ऐसा कुछ नहीं भैया, मेरा कुछ कृपा दृष्टि नहीं है, सब ईश्वर की कृपा रहती है, अपना कुछ नहीं। ठीक है सर, एक में 127 और एक में 15, ऐसा क्यों? इतना डिफरेंस, इतना डिफरेंस भाई साहब, इतना डिफरेंस लेना मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी। मैं एमएससी इन एग्रोनॉमी हूं, ठीक है, मैं पीएचडी नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं नमस्कार जय हिंद, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। मैं कभी आपको डॉक्टर संजय विश्वकर्मा बोला क्या? नहीं बोला ना, क्यों? क्योंकि केवल मास्टर्स है मेरे पास। फिर एमएससी के बाद मैंने बीएड कर ली, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर लिया। मैंने कहा यार इधर पीएचडी में फंसने का कोई मतलब नहीं, तो टीचिंग लाइन में रहना है तो बीएड कर लो। तो इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड, थैंक यू। क्योंकि मैं जो है ना, मैं पतंजलि का जो दंत कांति उससे ब्रश करता हूं, दिमाग तेज रहता है मेरा। समझ में आ गई बात? क्योंकि मेरे कोलगेट में नमक भी है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है आपका 15 आपको याद रखना है, नाम के हिसाब से 127। अब किसकी बात करें? अब बात करें इकोलॉजिकल जोन। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करेंगे तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन मतलब वो जो इकोलॉजी वहां की कैसी, वहां की बायोडायवर्सिटी कितनी है। तो इंडिया को किसने NBSSNLUP यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि नागपुर में है, उसने 20 तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन बांट करके मतलब एग्रीकल्चर के हिसाब से वहां की बायोडायवर्सिटी कैसी है, वहां पर फ्लोरा फ्यूना कैसा है, इतनी सारी चीजें जो है देखो उसने डिवाइड किया है। तो पहले 21 या 20 हो गए, पर इन 20 को भी 60 सब इकोलॉजिकल जोन में बांटा है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर वो 60 की बात करेगा तो सब इकोलॉजिकल जोन है। क्या है? सब इकोलॉजिकल जोन है, बस इतना याद रखना। ठीक है, हमारे देश में नेशनल ब्यूरो कितने हैं? 6। एक तो पीजीआर है, एक एजीआर है, एक एनबीएसएसएलयूपी हो गया, एक एफजीआर हो गया, और 2 और हैं आपके एएफओ मतलब आईपीएस वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहां पर है, ये आपको पता है। सर मेरी प्लानिंग कमीशन वाज साउंडिंग लाइक ब्रिटिश या, अच्छा 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया तो ब्रिटिश एरा का साउंड है, बहुत बढ़िया। फिर तो इंडिया का भी साउंड ब्रिटिश एरा का ही है इंडिया। समझो बात, ठीक। मैं टॉपिक में ज्यादा उलझना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन फिनिश करना है, कुछ क्वेश्चन आपको करवाने हैं, मेरे पास टाइम कम है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूं। अब जाते हैं क्लाइमेटिक जोन जो 15 है ना, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे आज, बस 5 मिनट रुक जाना मेरे साथ। जिन लोगों को ये क्लाइमेटिक जोन याद नहीं होता ना, यूं याद होंगे यूं छुट्टियों, बस 5 मिनट रुक जाना। बोले सर ऐसा? हां 5 मिनट, जल्दी पानी वानी पी के बैठो जल्दी से। क्यों? क्योंकि कुर्सी की पेटी बांध लो, तेज हवाएं चलने वाली हैं। तो तेज हवाएं चलेंगी तो जो है हो सकता है हवा में इधर उधर एक क्लाइमेटिक जोन दिमाग से निकल के पता चले पड़ोसी कंट्री में चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 15 क्लाइमेटिक जोन है, 15 पहले मैं भी पानी पी लूं यार, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है चलो, अब किसकी बात करें? अब बात करें इंडिया की। तो ये तो रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब जिन लोगों को ये भारत का मैप याद है वो अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और अलग अलग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, लोकेशन याद आपके माइंड में आना चाहिए। अब हमने क्या किया, 2 मैप को एक साथ एक सिंगल स्क्रीन पर रखा। ये हमारा क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, वो सिंपल मैप है इंडिया का। अब यहाँ पर 15 क्लाइमेटिक जोन के नाम लिखे हैं, कितने? 15। ध्यान से सुनना भैया, ठीक है, एक एक करके सुनते हैं। पहला क्या है? वेस्टर्न हिमालय, दूसरा ईस्टर्न हिमालय, तीसरा है लोअर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, ट्रांस गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न प्लूटो, सेंट्रल प्लूटो, वेस्टर्न प्लूटो, साउथर्न प्लूटो, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, गुजरात प्लेन, वेस्टर्न डाइजोन और आइलैंड। इसी के साथ कथा समाप्त नहीं हुई अभी, ठीक है। तो 15 यहाँ पर क्या है आपके? 15 है। तो 15वां जो क्लाइमेटिक जोन है वो कहां पर है? दोनों तरफ। कहां? एक तरफ लक्षद्वीप और एक तरफ अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप तो याद है ना, इकोनॉमी डुबाने के लिए चाचा गए थे, हाँ ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है? ये आपका लक्षद्वीप हो गया और ये आपका अंडमान हो गया। ये किसमें आएगा? ये 15 क्लाइमेटिक जोन में आएगा। उसके पहले 14 नंबर पे जाओ तो वेस्टर्न ड्राई जोन कहां पर? दूधपुर जैसा मिल वाला जो पार्ट है, 14 नंबर का कौन सा होगा? वेस्टर्न ड्राई जोन। 2 याद कर लिए, अब 1 नंबर से याद करेंगे, ठीक है। सर स्टेट्स भी बता दीजिए। स्टेट तो मैं कैपिटल भी बता देता हूं, हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं ना, मैं जीएस का टीचर हूं भैया, मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं। और आप जो है ना आईपीएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आप जो है आपको सब पढ़ाऊंगा। कहो तो आपका एग्जाम भी देऊंगा, एडमिट कार्ड भेज देना मुझे, ठीक है, मैं ही फॉर्म भर दूंगा। चलो आगे बात करें किसकी? जैसे पहले की, तो कंपेयर करके समझना। पहला कौन सा है? वेस्टर्न हिमालय। हिमालय का जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक आपको तो पता है ना। तो ये जो पहला आपको नजर आ रहा है, जहां मैं राउंड करूंगा याद रखना, ये क्या कहला रहा है? पहला नंबर वेस्टर्न हिमालय। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे? तो जम्मू कश्मीर आया, लद्दाख आया, हिमाचल प्रदेश आया और उत्तराखंड भी आ गया।
तो देखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड किसमें आ गया? वेस्टर्न हिमालय में आ गया। ठीक, अब दूसरे नंबर पे सीधा कहां होगे? जो सेवन सिस्टर्स हैं, जो हमारे 7 राज्य हैं, जहां पर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, ये सब है। ये दूसरा कौन सा है? ईस्टर्न। वो कौन सा? अगर देखो यहां सेंटर पॉइंट मान रहे हो तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया। तो अब यहां पॉइंट माना तो यहां से कौन सा रीजन है? वो वेस्टर्न। तो वेस्टर्न हिमालय, इस तरफ वाला ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय वाला भी आपको फिनिश हो गया। अब यहीं से पकड़ना है कौन सा? बीच में तो आ गया आपका बांग्लादेश। अब तीसरा है पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में केवल आपका जो सिलीगुड़ी वाला पार्ट है, सिक्किम वाला जो पार्ट है, उसको छोड़ दें, क्योंकि वेस्ट बंगाल यहां तक जाता है। तो ज्यादातर जो वेस्ट बंगाल है वो किसमें आ गया? लोअर गंगेटिक प्लेन। और यहां पर देखो वेस्ट बंगाल यहां तक है, लेकिन ये किसमें चला गया? सेकंड वाले में चला गया। तो लोअर गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा का निचला इलाका, समझ में आया? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, लोअर गंगेटिक प्लेन। अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि पहले ऐसे आए, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला इसलिए मैप से पढ़ना जल्दी याद कर लोगे। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर का कौन सा है? लोअर गंगेटिक प्लेन। कौन सा? लोअर गंगेटिक प्लेन। मेरे साथ रिपीट करना तभी याद होगा, लोअर गंगेटिक प्लेन। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार को पकड़ते हैं, तो फोर्थ नंबर पे आ गए, क्या बोलेगा? अपर गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन बोलो। लोअर थर्ड नंबर का लोअर गंगेटिक प्लेन। नंबर से याद करना, ऊपर नीचे नहीं करोगे। अगर क्लाइमेटिक जोन का सीरियल आपने ऊपर नीचे किया ना, पूरा होश हो जाएगा। हमको नंबर से ही याद करना है। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, थर्ड लोअर गंगेटिक प्लेन, फोर्थ अपर गंगेटिक प्लेन, फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा है? बीच में है ना, तो मिडिल गंगेटिक प्लेन। देखो क्या लिखा है, फिफ्थ में लिखा है आपका मिड, सॉरी फोर्थ कहलाएगा आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन, फिफ्थ कहलाएगा अपर गंगेटिक प्लेन। फर्स्ट वाला है वेस्टर्न हिमालय, सेकंड वाला ईस्टर्न हिमालय, थर्ड वाला लोअर गंगेटिक प्लेन, फोर्थ कहलाएगा आपका मिडिल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, फोर्थ कहलाएगा आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन, फिफ्थ कौन सा कहलाएगा आपका? अपर गंगेटिक प्लेन। ऊपर की ओर जा रहा है ना हिमालय तरफ, तो अपर गंगेटिक प्लेन। और सिक्स नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? सिक्स नंबर पे आ जाएगा आपका ट्रांस गंगेटिक प्लेन। अब देखना, दो तो याद हो गए थे, तीसरे में पूरा वेस्ट बंगाल आ गया, इसमें लोअर गंगेटिक प्लेन। चौथे में कौन सा आया? चौथा आपका था मिडिल गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो चौथे में कौन आ गया? बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। पांच बात अपर गंगेटिक प्लेन, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा आ गया पूरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तीन क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाता है, जो इंडिया के मेन क्लाइमेटिक जोन। फिर पांचवें में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। फिफ्थ नंबर का जो जोन है उसको ट्रांस गंगेटिक प्लेन कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइज कौन सा क्लाइमेटिक जोन करता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में मैंने आपको बताया, तो आंसर क्या दोगे? ट्रांस गंगेटिक प्लेन। एक क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट कौन से क्लाइमेटिक जोन ने किया? तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन, मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट बीच में आ जाता है। छह याद हो गए। आप सातवें पे आओगे, जो 15 क्लाइमेटिक जोन में सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन है कौन सा? सातवें नंबर का। फिर वापस से यहीं शुरू करोगे, कहां से? जिसका नाम है ईस्टर्न प्लूटो एंड हिल। प्लूटो का मतलब होता है जहां पर पहाड़ भी होंगे लेकिन वेजिटेशन उतनी नहीं होगी। हिल का मतलब जहां पर पहाड़ होंगे वेजिटेशन ज्यादा होगी। तो सातवां कौन सा है आपका? ईस्टर्न प्लूटो, क्योंकि इस डायरेक्शन में आए तो कौन सा होगा? ईस्टर्न प्लूटो। क्या क्या आ जाएगा आपका? उड़ीसा आ गया, झारखंड का हिस्सा आ गया और छत्तीसगढ़ का हिस्सा आ गया। ये आपका ईस्टर्न प्लूटो एंड हिल कहलाएगा। ठीक, अब आठवें पे आ जाते हैं। अब आठवां कहां पर है? सेंट्रल एरिया में, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा, थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा। तो आठवां का कहलाएगा सेंट्रल प्लूटो एंड हिल। आठवां का कहलाएगा सेंट्रल प्लूटो एंड हिल कहलाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, सात आपका सबसे बड़ा ईस्टर्न, आठवां सेंट्रल, नाइन्थ पे पहुंच जाओ। नाइन्थ कहां पहुंचोगे? नाइन्थ उसके थोड़ा नीचे, तो नाइन्थ वाला क्या कहलाएगा आपका? वेस्टर्न प्लूटो एंड हिल। ठीक है, नाइन्थ वाला कौन सा है? सेंट्रल के नीचे वाला, क्योंकि इस नीचे नहीं जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो वेस्टर्न प्लूटो एंड हिल नाइन्थ नंबर का। यहां देखोगे तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सम आल्सो पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विल कवर अवर एट, सॉरी नाइन्थ क्लाइमेटिक जोन, दैट इज वेस्टर्न प्लूटो एंड हिल। ठीक है सर, उसको प्लेटो पढ़ते हैं। मैं प्लेटो पढ़ूं, प्लूटो पढ़ूं, मैं कुछ भी पढ़ूं, मैं आपको यहाँ ग्रामेटिकल प्रोनाउंसिएशन बताने थोड़ी आया हूं भाई। ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ूं, मैं तो चलो उसको मैं प्लाटू पढ़ूंगा, सेंट्रल प्लाटू एंड हिल। क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे क्या? ठीक, 10th नंबर पे आ जाओ। तो जितना भी हमारा साउथर्न वाला पार्ट है, 10th नंबर पे, साउथर्न पार्ट मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, जितने भी राज्य हैं वो 10th नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, वो क्या बोलेगा? वो आपका कहलाएगा आपका साउथर्न प्लूटो एंड हिल। अब यहां तक समझ में आया? ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, लोअर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, ट्रांस गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न, ईस्टर्न प्लूटो, फिर उसके बाद आपका कौन सा है? सेंट्रल प्लूटो, वेस्टर्न प्लूटो, साउथर्न प्लूटो। 10 याद कर लिए। अब 11 पे आ जाओ, ईस्ट कोस्ट एंड हिल, जो आपका इधर वाला हिस्सा जहां पर आंध्र प्रदेश का जो उड़ीसा वाला जो तट लग जाता है, कोस्ट मतलब जो समुद्र के आसपास है, वो 12वें नंबर पे इस तरफ आ जाओ। जो केरल से लेके, गोवा से लेके, मुंबई से लेके गुजरात के पहले तक लगेगा, वो 12th नंबर का हो गया, उसको बोलेंगे वेस्ट कोस्ट एंड हिल। ठीक है, घाट और जहां पर समुद्र है। समझ में आ गई बात आपको? फिर उसके बाद कितने याद हो गए? 12, 13, 13 कौन सा? 13 गुजरात। ठीक है, गुजरात 13 नंबर पे कौन है? गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात। यहाँ नक्शा देखो गुजरात का, और यहाँ पूरा का पूरा क्लाइमेटिक जोन देखोगे, थोड़ा सा पार्ट जैसे पूरा का पूरा गुजरात, जिसको हम ऑयल सीड क्लाइमेटिक जोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुजरात में ग्राउंड अच्छा होता है। तो 13 नंबर का कौन है? गुजरात। ठीक है, 14 नंबर का तो पढ़ लिया था, वेस्टर्न ड्राई जोन, ये आ गया ऊपर वाला। और 15 नंबर का जो दोनों तरफ जो इकोनॉमी डुबाने के काम में आए, ठीक है, वो जो है हमारा हो गया 15। ठीक, आप खुद की गलती मिस्टेक एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट नहीं करके, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? उतना ही बताते हो, क्यों मुझे क्यों सिखा रहे हो भाई? मुझे मत सिखाओ, मुझे अपनी मतलब नेचुरल स्टाइल में पढ़ाने दिया करो। ठीक है, हाँ, आप बेस्ट पढ़ाते हैं, मुझे पता है ना, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने बचपन से कभी घमंड नहीं किया। ठीक, चलो, मैं उन लोगों की नहीं समझा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गया? क्लियर, सबको याद हो गया? मैंने बोला 5 मिनट देना, याद हो गया? अब सुनना बात को, रिवाइज करते हैं। मैप यहाँ है, अपने दिमाग में रिवाइज करना एक एक करके, और भूल जाओ ना तो या कोने में देखो पूरे 15 नंबर के लिखे हैं, जहां भूल जाओ याद करना, क्योंकि हमको जो है अवार्ड नहीं जीतना है कि बाहर करना चाहिए, तो नहीं देखेंगे, देख के ही पढ़ना, कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ 15 नंबर के जो है लिखे हुए हैं, भूल जाओ तो याद करना। ये नक्शा अपने इंडिया का, ये क्लाइमेटिक जोन का पहला याद करो, वेस्टर्न हिमालय। स्टेट कौन कौन से आ गए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यही याद हो जाएगा, घर जाके याद ही नहीं करना। ठीक है, दूसरा, दूसरा किसकी बात करें? दूसरा बात करें ईस्टर्न हिमालय। जब ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट सिक्किम आ गया, और 7 जितने भी स्टेट है याद है ना, वो आ गया आपकी ईस्टर्न हिमालय। अब उसके बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया वेस्ट बंगाल, बीच में बांग्लादेश आ गया, वो हमारी पार्ट था। बांग्लादेश से कौन लगा? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल गंगा का लोअर गंगेटिक प्लेन, मतलब गंगा का निचला मैदान है। तो ये थर्ड नंबर का जो क्लाइमेटिक जोन उसको क्या बोलेंगे? थर्ड नंबर के 1 2 3 थर्ड नंबर के क्लाइमेटिक जोन को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लोअर गंगेटिक प्लेन, जिसमें पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल आ गया। आपके जो सिक्किम के नीचे वाला जो हिस्सा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो हिस्सा है, उसको छोड़ देंगे, कूच बिहार को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे कौन है? मिडिल गंगेटिक प्लेन। मिडिल गंगेटिक प्लेन में कौन आ रहा है? इधर देखते चलना, जहां कहीं भी आपको दिखेगा मैं हट जाता हूं। चलो, फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा आ गया? मिडिल गंगेटिक प्लेन, जहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों आ गए। ठीक, अब किसकी बात करें? अब किसकी बात करें? आगे हम बात करें, आगे अगर बात करें फिफ्थ नंबर पे, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका कहलाएगा, फिफ्थ नंबर का कहलाएगा आपका अपर गंगेटिक प्लेन, जिसमें उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, कुछ
कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा बिहार का भी आ जाता है, याद कर लिया। अब 6वें नंबर पे 6 नंबर पे कौन सा आया? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का श्रीगंगानगर प्लेन। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल यही है, ठीक है, सबसे ज्यादा फर्टाइल दार्जिलिंग जो है आपका ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है। मैं बताया ना सिक्किम से लगा हुआ है दार्जिलिंग। 6 याद हो गए। 7वें नंबर पे आओ जिसमें आपका क्या रहा है? झारखंड का हिस्सा आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन एरिया के हिसाब से यही है। क्या बोलोगे? ईस्टर्न साइड है तो ईस्टर्न प्लूटो एंड हिल इसको बोलेंगे। उसके बाद 8 नंबर का सेंट्रल वाला क्या है? मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आल्सो कवर इन अवर सेंट्रल प्लूटो एंड हिल। 9th नंबर पे जाओगे तो वेस्टर्न प्लूटो कहलाएगा। साउथ नहीं कहेंगे, साउथ में तो 10वें नंबर का है। तो 10वें नंबर पे जितने भी स्टेट है वो देख लो, आ गए साउथ में। फिर 11 नंबर का ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट कोस्ट मतलब कोस्टल एरिया जो समुद्र के आसपास है। 12 नंबर पे इधर वाला, ठीक है, मुंबई जाओगे तो 12 बज जाएगी। तो 12वें नंबर का आपका क्या है? आपका क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो 12 नंबर का ये हो गया, ठीक। और 13 नंबर का कौन सा है? 13 नंबर का 13 मतलब गुजरात, ठीक है। और 14 नंबर का वेस्टर्न ड्राई जोन जो जोधपुर जैसलमेर है, जो सबसे ज्यादा थार का डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? वेस्टर्न ड्राई जोन कहलाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? और लास्ट में 15 नंबर का कौन सा है? दोनों, एक तरफ लक्षद्वीप, एक तरफ अंडमान निकोबार। याद हो गए? कभी नहीं भूलोगे। और ऐसे किताब से रट्टा मारते हो तो बिल्कुल याद ही नहीं होता है। क्लियर? हाँ जी। अब कुछ पॉइंट जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ कवर करेंगे। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है जो यहाँ पर एक करके यहाँ पर डाल रखा है। जैसे वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं या स्टेट्स आ रहे हैं? ईस्टर्न हिमालय, लोअर गंगटिक प्लेन, मिडिल गंगटिक प्लेन, ठीक है, अपर गंगटिक प्लेन, ट्रांस गंगटिक प्लेन, ठीक है, ईस्टर्न प्लूटो एंड हिल, सेंट्रल प्लूटो एंड हिल, वेस्टर्न प्लूटो एंड हिल, साउथर्न प्लूटो एंड हिल, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, गुजरात, वेस्टर्न ड्राई और आइलैंड। आइलैंड मतलब जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला है, ये याद हो गया, ठीक। चलो अब एक ही टेबल में पूरा 15 आप रिवाइज कर सकते हो। इसको एक बार सब लोग पढ़ेंगे, आपका क्लाइमेटिक जोन फिनिश हो गया, ठीक है। थैंक यू सर, याद हो गया। ओके, 1 किलो मिठाई भिजवा देना चंडीगढ़ ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं। डन एंड डस्टेड इसका मतलब क्या होता है मैम? प्लीज आस्क इन हिंदी। आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश एंड व्हाट यू मीन बाय डन एंड डस्टेड। मतलब धुआं धुआं कर दिया है, ओके करके धुआं धुआं उड़ा दिया। सर थोड़ा टाइम दो याद करने। आप कमेंटबाजी करते रहो, आपको याद हो जाएगा 2-4 साल में, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है सर, कल मिलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर? याद कर लिया? कविता उपीकार, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? थैंक यू। कविता मैम की कमेंट बहुत अच्छी लगी मुझे। हालांकि मैं ये सब नहीं कहता हूँ, बट आप कह रहे हैं तो थैंक यू। आपका लैंग्वेज ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं दूसरे बोले से आया हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी लैंग्वेज ऐसी है। अरे यार, आपने संजय विश्वकर्मा सर से नहीं पढ़ा था ना, इसलिए जो है आपको समझ में नहीं आया था, ठीक है। अब आपको सपने में भी क्लाइमेटिक जोन याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। अरे वाह। ओके सर, मैं कितना दिन रट्टा मारती थी, 10 मिनट में मुझे याद करवा दिया। ओके सी और आइएगा कभी। आई फील क्लास इज मोस्ट इफेक्टेड इन अदर डेज। थैंक यू मैम। ओके, मुझे आप लोगों की ये जो कमेंट्स मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं मेरा, हमारी फ्रेंड अच्छी नहीं लगती। जतिन मिश्रा जी, क्या बताया आपने? अरे वाह, ठीक है, याद कर लिया, पढ़ लिया सबने? मंडी दी देखा है? यस देखा है। ओके, चलो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट ओवर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने इसको रिवाइज तो कर लिया, स्टेट याद करना कंपलसरी नहीं, याद तो नहीं करना है, ठीक है। सर 11th में तेलंगाना आएगा, एक मिनट। 11th में प्लेन हिली एरियाज, आई थिंक इट इज द पार्ट ऑफ 10th, आई थिंक इट इज द पार्ट ऑफ 10th बात करेंगे यहाँ पर। देखो कुछ पार्ट ना जो तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना कोस्ट से तो नहीं लगा है, तो मुझे लग रहा है 10th नंबर का पार्ट होगा। ओके, करेक्ट कर लेना। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो पार्ट है ना, तेलंगाना आपका ये जो है 10th का पार्ट होना चाहिए। ओके क्लियर? चलो थैंक यू सब लोगों ने जो अपने अपने एफर्ट्स दिखाए। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन। जब एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन के जो है ना, नहीं अभी आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट देना पड़ेगा प्लीज, उसमें पूरा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन भी कवर कर देंगे। अगर आप लोग 10 मिनट दे देंगे तो टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कल का टॉपिक नहीं, आज ही फिनिश कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने वन लाइनर बांट दिए। पूछेगा आपसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां होती है? क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन आएगा तो क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हिमालयन जोन कहलाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं, बट उन्होंने मैंने वन लाइनर में उनको कन्वर्ट कर लिया, उनको वन लाइनर में मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं गंगेटिक प्लेन की, तो बात याद है, ट्रांसगंगेटिक प्लेन हमने इसको डिस्कस किया है। वेस्टर्न ड्राई जोन की बात करेंगे तो सैंडी डेजर्ट, इरेक्टिव रेनफॉल, ये याद रखना आपको, ठीक। फिर उसके अगले जोन की बात करेंगे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन कहां हो रहा है, तो गुजरात 13 नंबर का जोन आपको याद होगा, डेजर्ट वाला 14 नंबर का याद होगा, 6 नंबर का ट्रांसगंगेटिक प्लेन याद यही है। फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ईस्टर्न प्लूटो एंड हिल हो गया, लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, 7 नंबर का हमने पढ़ा है। कोकोनट का कल्टीवेशन इंलैंड में हो रहा है, आपको पता है। ये यहां पर फिनिश हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर? ये यहाँ पर फिनिश हो गया। अब इसके बाद ना, अरे रुक जा, क्या अपन मिल जाएगा, रुक जा एक मिनट। हाँ, बात करें यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, तो जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हीलियोग्राफ क्या कर रहा है, फोटोकेमिकल सनशाइन रिपोर्टर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टोमीटर क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या कर रहा है, विंड वेन रेन गेज, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग वेदर के फेनोमेना को मेजर करते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न करेंगे, इसको आप लोग याद करेंगे। ये मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया है, और इसको याद ही करना है। फोटोमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन बिहेवियर को देख रहा है, फोटोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर बिहेवियर बता रहा है, पेनिट्रोमीटर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल बताता है, पीजोमीटर डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल बताता है, बिहार व्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। फिर टेंसियोमीटर हम सब लोग जानते हैं, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, इतना याद रखोगे, याद हो जाएगा, ठीक। अब ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो गया। अगला किसकी बात करें? अगला कुछ इमेजिनरी लाइन होती है, क्या होती है? कुछ हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, जो कहीं ना कहीं उन लाइंस को हम पढ़ते हैं, मतलब ये एक्चुअल में लाइन नहीं होती, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन होती है, जो कहीं ना कहीं हमको बताती है, क्या बताती है कि जैसे दो इक्वल टेंपरेचर को अगर मेजर कर रहे हैं, और मिलाने वाली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक है, आप रियल देखने को नहीं मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको इक्वेशन कह देंगे। इक्वल प्रेशर को मिलाने वाली लाइन, जो लाइन दैट जॉइनिंग द इक्वल प्रेशर टू डिफरेंट एलिवेशन टू डिफरेंट एरियाज, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसको इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। आइसो हाइट्स की बोलेंगे तो इक्वल रेनफॉल को मिलाने वाली लाइन को आइसो हाइट्स कहते हैं। आइसोटेक इक्वल विंड स्पीड, आइसो हेल, हेल मतलब हीलियोग्राफ, कहीं ना कहीं सनशाइन आर को रिकॉर्ड करता है, तो इक्वल सनशाइन आर तो आइसो हेल जो है आपका कवर करेगा। आइसो व्यू इक्वल ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाली लाइन को आइसो व्यू कहेंगे। मतलब नेफोलॉजी से आया है, क्लाउड की बात कर रहा है। जितनी इंपॉर्टेंट जितनी भी इमेजिनरी लाइन है, एक बार इसको पढ़ लो, ये मैंने आपको कवर करवा दिया है। ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जब ये भी हो सकता है जब डिवाइड हुआ था क्लाइमेटिक जोन, जब तेलंगाना को डिवाइड नहीं किया गया था, दैट्स व्हाई वो 10 या 11 में देखने को नहीं मिलता है, ठीक। ठीक है जी, क्लियर। एक बार इसको पढ़ेंगे, सब लोग याद करके आएंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है।
दिखती नहीं है पर होती है, यस दिखती नहीं है बट एग्रोनॉमी कितना रहा है, एग्रोनॉमी यार अभी टाइम लगेगा, ठीक है चलो फिनिश, इतना पार्ट कवर, बेसिक बता दिया, एग्रोमेट्रोलॉजी ओवर हो गया, एग्रोमेट में सब पढ़ लिया, क्लाउड भी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया, कोई चक्कर नहीं, ठीक। अब थोड़ा रुको जरा, सब्र करो, काम आ गया। अब आप लोगों के लिए मेरी तरफ से थोड़ा सा गिफ्ट है, गिफ्ट ये है कि मेट्रोलॉजी के जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं वो आपके लिए 4-5 स्लाइड हैं, ठीक है, जैसे आईएमडी क्या है, आईएमओ क्या है, आईआईटीएम क्या है, नासा क्या है, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर रिमोट सेंसिंग, ये सब मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ये इकोनॉमी के बाद आप इसको रिवाइज कर लेंगे, एनसीआर हमारा डब्ल्यू पूछा जाता है, 1988 में आया था, आईएमडी का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो 32 में आया था, पुणे में मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर मेट्रोलॉजी के एक्स्ट्रा फैक्ट एक कॉन्सेप्ट ये मुझे बताना था, मैक्रो क्लाइमेट एंड माइक्रो क्लाइमेट, जो क्लाइमेट का बड़ा एरिया है उसको मैक्रो क्लाइमेट कह देंगे, लेकिन क्लाइमेट में भी एक ऐसा रीजन जहां क्लाइमेट कम है उसको क्या बोलेंगे, उसको माइक्रो क्लाइमेट कह देंगे। जैसे मान लो मैं एक स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, अब यहाँ एसी चल रही है, अभी लाइट आ रही है तो एसी चल रही है, तो पूरा रूम ठंडा है, तो पूरे रूम में इक्वल टेंपरेचर होगा नहीं होगा, हो सकता है रूम का एक कोना ज्यादा ठंडा होगा, तो वो जो कोना है ना वो माइक्रो क्लाइमेट का हिस्सा है। तो पूरे फील्ड में एक जैसा टेंपरेचर है, लेकिन फील्ड के किसी एक कोने में हो सकता है वहां का टेंपरेचर बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, उसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, मतलब कि क्लाइमेट विद इन क्लाइमेट उसको माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे, समझ गए। अब जैसे एक एग्जांपल समझना, ध्यान से समझना, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको जल्दी छोड़ सकूं, ठीक है। बात करें जैसे किसकी बात करें हम, बगल में सोयाबीन लगा है, उसके बगल में राइस लगा है, पैडी लगा है, तो सोयाबीन के ऊपर का जो स्टैंडिंग टेंपरेचर है वो अलग है और पैडी के ऊपर का जो स्टैंडिंग टेंपरेचर है वो अलग है, मतलब सोयाबीन का माइक्रो क्लाइमेट अलग है और पैडी का माइक्रो क्लाइमेट अलग है, समझ में आ गई बात आपको। तो स्टैंडिंग क्रॉप का जो टेंपरेचर या डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसको भी माइक्रो क्लाइमेट ही कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है जो मैंने आपको बता दिया है, और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग पढ़ेंगे। वेदर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज माइक्रो क्लाइमेट, बता दिया मैंने आपको, ठीक। इतने पार्ट आपका जो है ओवर हो गया है। अब एसिड रेन क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण एसिड रेन देखने को मिलता है, मतलब उसमें एसिडिटी ज्यादा रहेगी और ये जो कंसंट्रेशन है वो पूछा जाता है। और दिल्ली वेदर फोरकास्टिंग कहां से होती है, पुणे में, पुणे से नाउ वेदर फोरकास्टिंग मैंने आपको बता दिया है, जो लेस देन 1 डेज के लिए किया जाता है, मतलब एक दिन या कुछ घंटों के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग की जाएगी किसी इमरजेंसी की कंडीशन में, तो वो आपका नाउ वेदर फोरकास्टिंग कहलाता है, समझ गए बात, ठीक। उसके बाद हम बात करें किसकी, उसके बाद बात करें जैसे मान चलो कोई एरिया है जैसे केदारनाथ के आसपास अभी क्लाउड बस्टिंग का जो है माना जा रहा है, तो एक दिन के लिए उस एरिया के आसपास की जो वेदर फोरकास्टिंग की जा रही है ना वो नाउ वेदर फोरकास्टिंग, क्या बोलेंगे उसको नाउ वेदर फोरकास्टिंग कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हेल स्टॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहां से मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, क्वेश्चन है लगभग 15 से 20 और लगभग 15 में टाइम ले जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने बनाए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये फैक्ट बुक में है या नहीं, ये बुक में नहीं है, नाम ही उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, ठीक है। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली क्लास में कर लेंगे ताकि प्रॉपर रिवीजन होगा, आज का ताजा ताजा सब लोग सही आंसर बता देंगे, ठीक है। क्लियर, स्लाइड बिल्कुल स्लाइड आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जो ये मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन है कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो प्रॉपर आपका रिवीजन मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर। चलो तो आज की क्लास में हमने मेट्रोलॉजी को फिनिश कर लिया है, उम्मीद है आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी का धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।